नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असम्बली एम शशिधर रेड्डी ने आज रियासती इलेक्शन कमिश्नर रजत कुमार से मुलाकात की और हुजूरनगर के ज़िमनी इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर दिया। बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हुजूरनगर में सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल और दौलत के बेतहाशा लुटाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि TRS अब तक 50 लाख रुपए खर्च कर चुकी है और कल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की रैली के लिए पूरी रियासत से लोगों को जमा किया जा रहा है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत और TRS की जानिब से तमाम हथकंडों के इस्तेमाल के बावजूद हुजूरनगर से कांग्रेस की उम्मीदवार N पद्मावती ही मुंतखब होंगी। हुजूरनगर में जो बाई इलेक्शन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से पद्मावती जी कैंडिडेट हैं, इस इलेक्शन को लेकर आज हम CEO रजत कुमार साहब से हमारी मुलाकात हुई। 3 मुद्दों पर हमने उनसे बात किया। सबसे पहले ये है कि कल वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग होने वाली है और हमारे जानकारी के हिसाब से बहुत बड़े पैमाने पे खर्चा करने वाले हैं। लोगों को वहाँ लाने की बात हो, स्टेज की बात हो, अब तक 50 लाख से बढ़कर खर्चा हुआ है। रूल के हिसाब से जो खर्चा पार्टी के खाते में जाता है वो अलग बात है, वो पार्टी के खर्चे में जाएगा। बाकी जो खर्चा कैंडिडेट के खाते में जाना है उसके बारे में बहुत ही बारीकी से निगाह रखने की ज़रूरत है। हमने दरख्वास्त किया है कि पूरी जानकारी लें और जितना भी खर्चा पार्टी के कैंडिडेट के तरफ से उनके इलेक्शन के खर्चे में शामिल करना है उसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। दूसरी बात, चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पर जब आएंगे तो कोई ऐसी पॉलिसी की बात ना करें जो कुछ भी सरकार करना चाहती है जिससे लोगों पर असर हो सकता है पार्टी के तरफ वोट देने के लिए। ऐसी पॉलिसी डिसीजन या कोई ऐलान नहीं करना चाहिए। ये अगर करेंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ होगा, लेकिन बाद में इसको उसके ऊपर केस दर्ज करना, इससे काम नहीं चलेगा। पहले ही कलेक्टर को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं या खुद TRS पार्टी के जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं और चीफ मिनिस्टर साहब को ये हिदायत देना चाहिए कि वहाँ पर ऐसा कोई बयान उनके तरफ से नहीं आना चाहिए। दूसरा इशू ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब और उनके ख़ानदान वाले एक तेलुगु TV चैनल, एक तेलुगु अखबार और एक अंग्रेज़ी अखबार चलाते हैं और हुजूरनगर बाई इलेक्शन के सिलसिले में ये पूरी तरह से वो सिर्फ TRS की तरफ से उनका कैंपेन का कवरेज कर रहे हैं। ये पूरा वन साइडेड है और हमने उनसे ये डिमांड किया है कि इस पर जो कुछ भी खर्चा हुआ है इस खर्चे को भी कैंडिडेट के खर्चे के खाते में शामिल करना ज़रूरी है। पेड न्यूज़ के तौर पे इसको देखना ज़रूरी है। तीसरी बात हमने ये कहा कि 2 दिन पहले हुजूरनगर के साथ जो कोदाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर चिलकुर नाम के जगह पर एक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की मीटिंग वहाँ पर हुई। उसमें मज़हब के नाम को लेकर TRS को जिताने की, TRS को वोट देने की वहाँ पर उन लोगों से दरख्वास्त की गई है। मज़हब के नाम पर वोट मांगना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ज़ात और मज़हब के बिना पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। उसके साथ साथ उसमें जो इस मीटिंग को अरेंज किया है उनके खिलाफ केस दर्ज करना है
और उससे हटकर जो 2 मिनिस्टर उसमें शामिल हुए हैं, महमूद अली साहब और वहाँ पर जो मुकामी जगदीश्वर रेड्डी साहब हैं, इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज करना ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में भी हमने उनसे डिमांड किया। तब ये आरटीसी के बारे में कुछ मैं समझता हूँ कि लोग कांग्रेस को फिर एक बार वहाँ पर जिताएंगे और उसमें जो नाकामियाँ रहे हैं सरकार के, उस पर लोग बेजार हैं। और ख़ासकर जिस तरह से करीब 50,000 मुलाजिम को एक बार बर्खास्त करने की जो तानाशाही का एक नमूना पेश किया है चीफ मिनिस्टर साहब ने, इसको न सिर्फ लोग कंडेम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसमें जो आरटीसी के 2 मुलाजिम, एक श्रीनिवास रेड्डी जो ड्राइवर थे और एक गौड़ साहब जो वहाँ पर कंडक्टर थे यहाँ रानीगंज डिपो में, ये दोनों ने खुदकुशी की। इसकी जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर होनी चाहिए। ये इनकी वजह से लाचारी उनकी महसूस करते हुए तनख्वाह नहीं दिया गया है सितंबर के महीने में, काम करने के बाद भी। ये बिला सरासर नाइंसाफी है, कानून के खिलाफ है। उनका तनख्वाह रोका गया है, जिसकी वजह से उस बेचारे ने खुदकुशी, दोनों ने खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया। तो लोग, हुजूर नगर के लोग इसका अच्छी तरह से फ़ायदा उठाए। एक सरकार को सबक सिखाने की, ये तानाशाही को बंद करने की, मनमानी अपनी हुकूमत चलाने की, ये सोचते हैं कि जो भी करेंगे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये मौका है कि सरकार को एक अच्छी सबक सिखाने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टीआरएस को ये सबक मिलेगा। और कांग्रेस के कैंडिडेट जो पिछले 5 बार, जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी अलहदा बना है 2009 में, पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब वहाँ से जीतते आए हैं। आज उनकी बीवी वहाँ पर कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हम वहाँ के लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ये फ़ायदा उठाइए, सरकार को सबक सिखाने का, इनके आंख खोलने का। ये तानाशाही नहीं चलेगी। जो जिस तेलंगाना के लिए 60 साल से यहाँ पर लोग कई कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है, ऐसी तेलंगाना की उनकी ख्वाहिश नहीं थी। उस तेलंगाना जो लोगों की ख्वाहिश थी कि एक अच्छा तेलंगाना बने, जो मजबूत तेलंगाना बने, इस सरकार को सबक सिखाने का अच्छा मौका, इसका फायदा है। रियासती बीजेपी ने आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल से पैदाशुदा बहरान को हल करने गवर्नर से मदाखलत करने की अपील की है। पार्टी के एक वफद ने सदर बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण की क़यादत में गवर्नर से राजभवन में मुलाकात की और हालात से उन्हें वाकिफ करवाया। राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि चीफ मिनिस्टर बेइज्जती का इजहार कर रहे हैं। हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिश करने के बजाय वो फार्म हाउस पर अपना वक्त गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि 48,000 आरटीसी मुलाजिमीन का खानदान तनख्वाहें न मिलने से परेशान है, जबकि चीफ मिनिस्टर, रियासती वज़रा और अरकान असम्बली अपनी तनख्वाहें पाबंदी से वसूल करके मौज कर रहे हैं। తాజా పరిస్థితి ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె 12వ రోజు చేరుకున్నప్పటికీ ప్రభుత్వానికి కనీసం మానవత్వం లేకుండా, చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేకుండా ఈరోజు ఒక నియంత్రిత పోకడలతో చివరికి హైకోర్టును కూడా తప్పుదో పట్టించే విధంగా వాదనను వినిపిస్తూ మొత్తం ప్రజా జీవనం స్తంభించే రీతిలో పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నా ఇప్పటి వరకు 2 కార్మికులు మనస్తాపం చెంది మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యల వల్ల వారు తనువు చాలించుకుంటే, ఇంకా కొంతమంది ఆత్మహత్యకు పాల్పడితే బతికి భయపడ్డ ఉదంతము, గుండెపోటుతో చనిపోయిన కొంతమంది, ఒకవైపు ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటే కనీసం చర్చలకు ఇవాళ కోర్టు సైతం కూడా చర్చలు జరపండి, చర్చలకు వెళ్ళండి, చర్చలకు పిలవండి అంటే ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకోకుండా
పైపెచ్చు రాజ్యసభ సభ్యులు కేశవరావు గారు మరి ప్రభుత్వం అనుమతిస్తే నేను మధ్యవర్తిత్వం నడిపిస్తానని చెప్పిన దానికి కూడా జేఏసీ సంఘాలు ఒప్పుకుంటే మరి ఈరోజు ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా నాకు అనుమతి రానప్పుడు నేను చర్చలు ఏ రకంగా చేస్తానని చెబుతానంటే అధికార పార్టీకి సంబంధించిన రాజ్యసభ సభ్యుని యొక్క పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంటే ఇంకా సామాన్య పేద ఆర్టీసీ కార్మికుల దుస్థితి ఏమిటో ఒక్కసారి మరి గమనించాలని చెప్పి కూడా వారికి వివరించడం జరిగింది. రెండో వైపు సందట్లో సడమియా మాదిరిగా మేము ఈ ఆర్టీసీ ఆస్తులు ఏ రకంగా కొల్లగొడుతున్నాం. ఏదో అడవుల్లో బస్సులు పోతూ ఉంటే బందిపోటు దొంగలు ప్రయాణికులు దోచుకునేది మేము చూసాము, విన్నాము. కానీ ఈరోజు యథేచ్ఛగా పట్టపగలే టీఆర్ఎస్లోని కొంతమంది బందిపోటు దొంగలు ఈ ఆర్టీసీ ఆస్తిని మరి ఇలా దోచుకుంటున్న వైనం ఏ రకంగా రోజు పత్రికల్లో పుంకాలుగా వస్తూ ఉంటే కూడా వారు చీమ కొట్టినట్టుగా లేదు. 80,000 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి ఉన్నటువంటి సంపద ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీని అటు ఆర్మూర్లో, వరంగల్లో, నగర నడిబొడ్డు హైదరాబాదులో, ఇంకా అనేక ప్రాంతాల్లో కరీంనగర్లో అప్పనంగా ఈ యొక్క ఆర్టీసీ భూములు నామాత్రం లీజుకు పొంది వ్యాపారాలు, వాణిజ్య సంస్థలు ఈ రకంగా ఆర్టీసీని కూడా నష్టాల్లోకి నెట్టివేస్తున్న ఉదంతాన్ని మరి ఆ రకంగా ఈ ఆర్టీసీ ఆస్తిని కాపాడడానికి మీరు చొరవ తీసుకోవాలని వారికి విన్నపించడం. ఇటీవల పెట్రోల్ బంకుల పేరు మీద ఆర్టీసీకి సంబంధించిన 115 ప్రధాన కూడల్లో ఆర్టీసీ యొక్క ఆస్తి భూములు అప్పనంగా మరి వారి అనుచరులకు, కుటుంబ సభ్యులకు ముఖ్యమంత్రి గారు దారాదత్తం చేసి ₹1 ఖర్చు లేకుండా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ పేరు మీద ఈ గులాబీ కండువాలు, గులాబీ దండులకు ఈరోజు ఆర్టీసీ ద్వారా వ్యాపారం చేసుకొని ఆ లాభాలు గడించిన దాంట్లో 60% ఆ యొక్క అనుచరులకు రూపాయి పెట్టుబడి లేకుండా నిజంగా ఆర్టీసీని లాభాల బాధ్యతలు నడిపించాలంటే ఇది నిపుణుల కమిటీ చెప్పినట్టుగా ఆర్టీసీ స్వయంగా ఆ పెట్రోల్ బంకులు నడిపించిన ఆస్కారం ఉన్నా దాన్ని కాదని ఈరోజు ఏ రకంగా ఆర్టీసీని దోచుకుంటున్న వైనాన్ని కూడా వారి की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने कहा है कि यूनानियम की खुदाई से मुतालिक अगर हुकूमत जियो वापिस न ले तो कांग्रेस पार्टी जबरदस्त एहतजाज करेगी। पार्टी कायदीन के साथ मशावरत के बाद गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना के आवाम की कोई फिक्र नहीं है और न ही यूनानियम की खुदाई से माहौलियात को जो खतरा होगा उसकी परवाह है। हनुमंतराव ने बताया कि हुजूरनगर के ज़मीनी इंतखाबात के बाद लाहेमल को खतियत दिया जाएगा और रियासत गिर एहतजाजी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। शुरू हुआ था, आवाम में एक जागृति आई थी। एनवायरमेंट के एक्सपर्ट, जोयल हेल्थकेयर के एक्सपर्ट, इसका कितना नुकसान होता आदमी का। आदमी अगर पिएगा ये पानी क्यों बोले तो एक्सप्लोरेशन के बाद वो पानी पूरा कृष्णा के नदी में जाता। वो हैदराबाद में भी पीते हैं, नलगोंडा में पीते, महबूबनगर में पीते, वो पानी हैदराबाद तक भी आता, उधर उंगोल, गुंटूर, कृष्णा तक चले जाता। इसके वजह से आदमी का कैंसर हो सकता और किडनी जाता, आदमी दुबला हो जाता, अपने हाथ पैर और दीवाने भी हो जाते। ये एक्सपर्ट बोले सब बात। जब ये जोर पकड़ा, असेंबली चल रहा था, इमीडिएट असेंबली में एक रेजोल्यूशन लिया यूनानिमस
यूनानिमस पास हुआ असेंबली, मगर आज भी हेलीकॉप्टर में एयरफोर्स वाले सर्वे कर रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर के जितने भी ऑफिसर है नेवी के, अपना एयरफोर्स के, वो मच्छी भी वहां का अपना कृष्णा नदी के जो पानी है उसका मच्छी नहीं खा रहे, तालाबों का खा रहे। क्या है भाई? बोले तो अम्मा उसमें खाए तो भैया वो एक्सप्रेशन करे तो पानी कृष्णा में जाता, वो मच्छी खाए तो हमारा भी किडनी जाता, कैंसर होता बोल के यही एयरपोर्ट वाले आज पेपर में आए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, खाली इससे पहले भी असेंबली में बिल पास करे यूनानिमस 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात हो या ABCD की बात हो, रिजर्वेशन बिल पास करता, उसके बाद छोड़ देता। ये तेरे को एक धंधा हो गया, लोगों को दीवाना बनाने का काम हो गया। अगर तेरे को ईमानदारी आई तो अब तक क्यों नहीं रोके भाई? क्यों नहीं रोके? ये जो फॉरेस्ट का जो चेयरमैन तू भी बनता है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड का चेयरमैन तू ही है, एवरी 6 महीने को होता। तू नो कॉन्फिडेंस देने की वजह से ही, उनको परमिशन देने की वजह से ऑटोनॉमिक एनर्जी वाले अब एक्सप्लोरेशन कर रहे। ये कब तक चलेगा भैया? तो इसी वजह से 21 के बाद इलेक्शन हुजूरनगर के बाद बड़ा सीरियस इश्यू लेंगे, ऑल पार्टी वालों को मिलेंगे और गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रहा, बीमार हो जाएंगे, किडनी जाएगा, कैंसर हो जाएगा, आदमी वीक हो जाएगा ये पानी पिए तो इसके ऊपर केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो, इनके ऊपर बराबर जोर बताना चाहिए। जब तक ये यूरेनियम एक्सप्लोरेशन नहीं रोकेंगे, अरे बाप खरीदना है तो करो, दूसरे देशों से अच्छा खासा जंगलों को खत्म कर रहे, जानवरों को खत्म कर रहे, आदमियों को खत्म कर रहे। जगनमोहन रेड्डी और तुम दोनों मिलिए, कल तक तेलंगाना वाले जागो, आंध्र वाले भागो, बोले अब तेरी दोस्ती बढ़ गई, फिर उधर वालों को उन्हें मारने को देख रहा, इधर वालों को इन्हों मारने को देख रहा। इससे पहले 21 के बाद ये बड़ा मूवमेंट चलेंगे, गाँव को जाएंगे, जुलूसा निकालेंगे। केंद्र सरकार बराबर इसको रोकने का काम करना, इससे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी केसीआर और जगनमोहन रेड्डी का बनता है। दोनों चीफ मिनिस्टर है, अवाम को बीमार करना चाहते, अवाम को मार डालना चाहते। तो इसी वजह से एज ए अपना यूरेनियम एक्सप्लोरेशन के चेयरमैन के नाते 21 के बाद एक बड़ा मूवमेंट चलेगा। ये केसीआर फिर दीवाना बना रहा, असेंबली में तो बिल पास कर दिया, दिल्ली में अभी तक कागज गया, या पहले जो DSO अपना फॉरेस्ट में जो DSO लेटर वापस लिया नहीं लिया। तो इसी वजह से केंद्र सरकार में दोनों भी बात करना जरूरी है, यूरेनियम एक्सप्लोरेशन को रोकना जरूरी है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासत भर के पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो RTC मुलाजिमीन के 19 अक्टूबर के तेलंगाना बंद की भरपूर तायद करें और उसे कामयाब बनाएं। कोदाल बस डिपो पर हड़ताली मुलाजिमीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि RTC को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जिम्मेदार हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने खुदकशी करने वाले RTC मुलाजिमीन को एस ग्रेशिया की अदायगी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासती अवाम TRS की आमराना हुकूमत से तंग आ चुके हैं। 21 अक्टूबर को वो TRS हुकूमत को सबक सिखाएंगे। చాలా సంస్థల కంటే RTC ఎంప్లాయీస్ ఇంకా కష్టతరమైన పని చేస్తారు, ఎక్కువ గంటలు పని చేస్తారు, చాలా త్యాగస్ఫూర్తితో పని చేస్తారు. వారిని పట్టుకొని మీ వల్ల RTC నష్టమైంది, మీ వల్ల RTC నష్టమైంది అనడం ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు వాస్తవ దూరమైన విషయాలు చెప్తున్నారు. RTC ఎంప్లాయీస్ వల్ల కాదు, RTC నష్టాలకి ప్రభుత్వమే కారణం అని చెప్పిన మాట చెప్తాను. నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. డీజిల్ మీద ట్యాక్స్ మొత్తం భారతదేశంలో ఎక్కువ ట్యాక్స్ ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. కనీసం RTC వాడే డీజిల్ మీద కూడా ట్యాక్స్ లో తగ్గింపు కానీ మినహాయింపు ఇవ్వలే. ఇన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పటికి ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన బకాయిలు ఇవ్వక RTCకి అసలు ఎవడన్నా చెప్తే నవ్వుతాడు బయట. ఇంత పెద్ద సంస్థకి ఒక పూర్తి స్థాయి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కూడా పెట్టలేదంటే కేసీఆర్ మైండ్ లోపలి
ఆయన ముందే ఈ ఆలోచన ఉందో అర్థమైతే లేదు. ఒక నాకు తెలిసి గత 2-3 ఏళ్ళ నుంచి లేదా మొదటి నుంచి తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక ఆర్టీసీకి తాత్కాలిక ఎవరో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు. ఇలా హైకోర్టు చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఎంత సిగ్గుచేటిది. హైకోర్టు చెప్పాల్సి వచ్చింది ఆర్టీసీకి ఎండీ పెట్టమని. ఎండీ పెట్టలే ఆయన. మరి మొదటి నుంచి కూడా ఇటువంటి ఆలోచన ఉందో ఏమో నాకు తెలియదు. ఇంకో విషయం, ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి అన్ని సంఘాల్లో బహుశా ఎక్కువ. మీరు కొట్లాడి, మీరు కష్టపడ్డారు, మీరు త్యాగం చేశారు కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ముఖ్యమంత్రిగా స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో అత్యంత విలాసవంతమైన జీవితం బతుకుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారు. ఆయనకి ఎవరి వల్ల తెలంగాణ వచ్చిందో మర్చిపోయింది. మరి ఎవరి వల్ల తెలంగాణ వచ్చింది, వాళ్ళ వల్ల తెలంగాణ వచ్చింది, నేను ముఖ్యమంత్రి అయిపోయిన విషయం మర్చిపోయి వాళ్ళని అణిచివేసి తొక్కేసే ప్రయత్నం, ఇది నిర్ఘాంతపోయే విషయం. లీగల్ గా చట్టపరంగా కేసీఆర్ గారు చేస్తుంది ఇల్లీగల్ చర్య. అది ఈరోజు కూడా లీగల్ గా నువ్వేదో డిస్మిసల్ చేసినట్టు అంటున్నావు. మరి దానికి పేపర్ పరంగా ఇవ్వమంటే ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వడం లేదని నాకు తెలిసింది. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती वजीर टूरिज्म व स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड़ ने रियासत में स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए किए जाने वाले इकदाम का एक आलाई सतह इजलास में जायजा लिया। उन्होंने हैदराबाद को स्पोर्ट्स हब में तब्दील करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि खिलाड़ियों की हर तरह हौसला अफजाई की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 2014 से अब तक रियासत में 45 नए स्टेडियम्स तामीर किए गए। उन्होंने खेल इंडिया स्कीम के तहत रियासत में एक स्पोर्ट्स एकेडमी के क़याम के इम्कानात का जायजा लेने की भी हिदायत दी। इजलास में डायरेक्टर स्पोर्ट्स दिनाकर बाबू, मैनेजिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी मिस सुजाता, डिप्टी डायरेक्टर चंद्रा लता और दूसरे भी शरीक थे। मशराबाद बस डिपो से ताल्लुक रखने वाले हड़ताली आरटीसी मुलाजिमीन ने आज अपने सर मुंडाते हुए एक अनोखा एहतजाज किया। वाज़ेह है कि आरटीसी के मुलाजिमीन अपने मुतालबात को मनवाने के लिए गुज़िश्ता 12 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और हर दिन एक नए अंदाज में एहतजाज करते हुए हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं। जिले मशरकी गोदावरी में एक नामालूम गैंग ने कल रात एक तेलुगु रोजनामे के रिपोर्टर पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। सुप्रीटेंडेंट पुलिस अदनान नईम आजमी ने बताया कि आंध्रा ज्योति के रिपोर्टर सत्यनारायण की हमले में बरसर मौका हलाकत हो गई और अशराफ फरार होने में कामयाब हो गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस गौतम स्वांग ने सुप्रीटेंडेंट पुलिस को इस सारे वाक़े की तय में जाने और खातियों की फिलफोर गिरफ्तारी की हिदायत दी है। इसी दौरान इंडियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कायदीन डी श्रीनिवास रेड्डी, M.A. माजिद और दूसरों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने खातियों की गिरफ्तारी और उन्हें कैफर किरदार को पहुंचाने का मुतालबा किया। जिले विशाखापट्टनम के गिरी कापिदा मौजे में एक्साइज के हुक्काम ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से
1800 किलो गांजा जब्त किया। बताया जाता है कि कबायली इलाके से ये गांजा वैजाग को मुंतकिल किया जा रहा था। मजीद तहकीकात जारी हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक आज 73 बरस के हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा धर्मेंद्र प्रधान, प्रताप सारंगी और मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बशमूल कई कायदीन ने चीफ मिनिस्टर को मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर ने फानी तूफान के मुतासरीन से इज़हार यकानत और हमदर्दी करते हुए अपनी सालगिरह मनाने से इनकार कर दिया। मुल्क के सबसे ज्यादा हसास और अहम मुकदमा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़े की समाअत कल मुकम्मिल होगी। मुस्लिम फरीकों ने कहा कि 1989 से कबल हिंदुओं ने अराजी की मलकियत के बारे में कोई दावा पेश नहीं किया था। चुनांचे बाबरी मस्जिद को दोबारा वहीं बनाना चाहिए जहां शहीद किया गया था। मुकदमे की चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की ज़ेर-ए-क़यादत 5 रुकनी बेंच 17 नवंबर से पहले कभी भी अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस 17 नवंबर को अपने ओहदे से सबकदोश होने वाले हैं। याद रहे कि 5 रुकनी बेंच ने मसालियत और सालिसी की तमाम तर कोशिशों में नाकामी के बाद 6 अगस्त से इस मुकदमे की समाअत शुरू की थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के बशमूल मुस्लिम फरीकों की नुमाइंदगी करने वाले राजू धोवन ने आज बहस के दौरान राम जन्मस्थान का नक्शा फाड़ दिया और जजेस से सवाल किया कि क्या उन्हें नक्शा फाड़ने के लिए भी अदालत से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। राजू धवन इस बात पर बरहम थे कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा के वकील विकास सिंह ने अपनी दलील के तौर पर एक साबिक IPS ऑफिसर किशोर कुणाल की किताब को पेश करने लगे, जिसमें अराजी की मिल्कियत हिंदुओं के होने का दावा किया गया था। एक ऐसे वक्त जबकि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक बयान दागते हुए नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अयोध्या में 6 दिसंबर से राम मंदिर की तामीर का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भी अजब इत्तेफाक है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाक दी गई थी और अब इस साल उसी दिन ये काम शुरू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अनौ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से हिंदुओं की ज़रीना ख्वाहिश की तकमील होने जा रही है। भूखमरी के मामले में हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक से भी गया गुजरा हो गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 117 ममालिक में हिंदुस्तान का मुकाम 102 है। 2018 में हिंदुस्तान का नंबर 103 और 2003 में 83वां मुकाम था। इससे साफ तौर पर मालूम होता है कि हमारे मुल्क में लाखों लोग गुर्बत और मुफलिसी का शिकार हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है। जंग के हालात से 2-4 ममालिक यमन और जिबूती की हालत हिंदुस्तान से कई गुना बेहतर नजर आती है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपने एक रोज़ा दौरे के दौरान सऊदी अरब के हुक्मरान शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के अलावा ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी को कम करने जैसे अहम मसले पर बातचीत की। उनके हमरा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी हैं। इस साल के दौरान इमरान खान का यह तीसरा दौरा सऊदी अरब है। इमरान खान हफ्ते को तेहरान में ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात कर चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।